नमस्कार प्यारे मित्रों, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको पता है, आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्ट के बहुत से विषयों की आंसर की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है और आप सब ने आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से अपने अपने पेपर मिला लिए होंगे। पिछले 2 दिन से विद्यार्थी इस बात को लेकर के काफ़ी उत्सुक है। भूगोल की मैं यदि बात करूं तो इससे पूर्व आरपीएससी की आंसर की आने से पूर्व मैंने भी जो सोर्स मेरे पास अवेलेबल थे उसके आधार पर मैंने आंसर की बनाई थी और यूट्यूब पे डाली भी थी। इस बार आरपीएससी ने आंसर में कुछ एक विद्यार्थियों की आशा से विपरीत आंसर दिए हैं, तो विद्यार्थी इस बात को लेकर के थोड़े कंफ्यूज है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आज के सेशन में मैं उन प्रश्नों पर डिस्कस करूंगा जो विवादास्पद है। हालांकि आपने बहुत से बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप के जरिए भी भेजा कि इनका आंसर क्या हो सकता है, किस तरीके से ये कंफ्यूजन है, तो मैंने वहाँ उनका निराकरण भी निकाला। और कुछ प्रश्न जो मैंने पूर्व की आंसर की में बताए थे, उनसे आरपीएससी ने इत्र ही माना है, उनका भी मैं डिस्कस करूंगा। देखो, आरपीएससी की अपनी माया है। एक एग्जाम में वो उसी प्रश्न का आंसर कोई अलग मानती है और दूसरे एग्जाम में उसी प्रश्न का आंसर अलग मान लेती है। खैर, जब तक आपत्ति लगा करके और अंतिम की नहीं आए तब तक आप किसी को दोष न दें। चाहे किसी इंस्टीट्यूट वाले ने की डाली है उसमें फेरबदल हुआ है या आरपीएससी ने गलत डाली है। आपका धर्म होता है कि यदि आपके पास रीजनेबल एविडेंस है तो अ, यथा उपयोगी एविडेंस आपके पास अवेलेबल है तो आप आरपीएससी में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन मानना न मानना वो आरपीएससी की बात है। रही बात, मैं दोनों प्रश्न पत्रों में डाउट वाले प्रश्नों पर यह बात करूंगा। मैंने मेरे आइडियाज से बात की है। हो सकता है किसी का प्रश्न गलत जा रहा है और मैं उसको सही कर रहा हूं तो उसको अच्छा लगेगा, और हो सकता है किसी का सही हुए प्रश्न पर मैं ऑब्जेक्शन की बात कर रहा हूं तो गलत भी होगा। लेकिन माफ करना, जो आइडिया मेरे पास है, जो नॉलेज मेरे पास है, उसके आधार पर मैं बात करूंगा। और कई बच्चे ये भी बात कर रहे हैं कि सर, आंसर की आने के बाद मेरिट में कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इस पर भी हम जल्द डिस्कस करेंगे। खैर, आंसर की देखने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि जब रिवाइज आंसर की आएगी तो जो मैंने अपेक्षित मेरिट बताई थी उसमें ज़्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है, नहीं के बराबर परिवर्तन होगा। और रही बात इंटरव्यू की, तो अब आरपीएससी ने जो सारा खेल है वो इंटरव्यू पे डाल दिया है, तो बहुत वेटेजेबल बन जाता है इंटरव्यू का रोल। तो जिनके भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मैंने अपेक्षित मेरे उस वीडियो में बताया था कि भाई किस बच्चे को आरपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफली 120 से प्लस है जो जनरल के बच्चे और ओबीसी के बच्चे, उन्हें 101% करनी चाहिए। विमन 1-2 नंबर नीचे हैं तो भी उनको करनी चाहिए। और एससी एसटी का भी मैंने अलग अलग बताया था, एमबीसी वगैरह का सारा अलग बताया था। मेरा जो एक वीडियो आया था संभावित मेरिट, उस पर आप देख करके और आप इंटरव्यू की 101% तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी में आप डील मत रखिए। तो सीधा हम डिस्कस शुरू करें। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, थोड़ा सा 2 मिनट आपका लूँगा इंटरव्यू को लेकर के। किसी भी तरीके की ज्योग्राफी की आपकी क्वेरीज रहती है तो ये मेरे जो नीचे वाले नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, 8619546073। इस पर आप अ, किसी भी तरीके की जानकारी ज्योग्राफी की चाहते हैं, आप इंटरव्यू से रिलेटेड, स्कूल लेक्चर से रिलेटेड, आप आ जाइए। एक मेरा जो ऑनलाइन स्कूल लेक्चरर का कोर्स चल रहा है उस पर भी आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ जा कर के अपना जो एप्लीकेशन है एन के ज्योग्राफी पॉइंट, ये ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके, और यथासंभव आपको लगता है कि मेरे ज्ञान में इंक्रीज हो सकता है, मैं इनका सपोर्ट लूँ, तो आप बेशक जुड़िए। और तीसरी बात, साक्षात्कार को लेकर के मैं जल्द ही क्लास लेकर के आने वाला हूँ ऑनलाइन यूट्यूब पे।
किस तरीके से साक्षात्कार की रणनीति रहनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों इस बार इतनी बड़ी पोस्टों के अंदर साक्षात्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन जाएगा इस प्रति का। क्योंकि बच्चों में वेरिएशन नहीं है मार्क्स के अंदर, मार्क्स पास-पास बहुत ज़्यादा है। ऐसी कंडीशंस में पॉसिबिलिटी बनती है साक्षात्कार जिसका बढ़िया जाएगा, उनके चयन होने की। तो जो भी मेरी जो अपेक्षित मेरिट के कट ऑफ दायरे में आते हैं, साक्षात्कार के दायरे में आते हैं, उन्हें तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा आप सबकी डिमांड थी, पूर्व में भी आपने मुझे बताया था, मैं खुद एक ऑनलाइन साक्षात्कार बैच शुरू करने वाला हूँ, अभी जल्द शुरू करूँगा। जिसमें अलग से मैं क्लास डाल कर के आपको बताऊँगा क्या-क्या उसके फीचर रहेंगे। लेकिन मोटी-मोटी बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा। एक तो आपको ऑनलाइन सेशन मिलेगा, जिसमें जो 3 मेंबर होते हैं, उन तीनों मेंबरों से, बोर्ड मेंबर से अर्थात चेयरपर्सन होता है बोर्ड का, उनसे क्या प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है ज्योग्राफी में, और अन्य जो 2 मेंबर होते हैं प्रोफेसर, वो किस तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके आंसर उनका जो हमारा आंसर बनेगा, वो किस तरीके से हम आंसर बनाएँ तो एक वैल्यूएबल आंसर रहेगा। इस तरीके से, और फिर इंटरव्यू को अपने तरीके से कैसे चलाना है, क्योंकि जो व्यक्ति इंटरव्यू दे कर के आता है, उसे इस चीज़ का अनुभव होता है, और उस अनुभव का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि बिना अनुभव के मैंने पहला इंटरव्यू दिया तो मुझे बहुत सारी समस्याएँ झेलनी पड़ी। वो समस्याएँ आपके सामने नहीं आए। इसलिए मेरा ऑनलाइन बैच होगा जिसमें करीबन 60 से 70 क्लासें होगी। हम अब से शुरू कर रहे हैं, और प्रत्येक क्लास है वो 30 से 40 मिनट की होगी, और उसमें टू द पॉइंट ज्योग्राफी के सभी कंसेप्टों को ध्यान में रख करके और उस पर डिस्कस किया जाएगा। और दूसरा, मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस भी करूँगा, और एक शेड्यूल के तहत, जैसे-जैसे इंटरव्यू नज़दीक आएगा तो एक शेड्यूल के तहत आपसे ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू भी करने का मैं प्रयास करूँगा। 100% हम प्रयास करेंगे, और जो बोर्ड राइटिंग रहता है, जो एक मेन हमारा, यूँ कहें कि इंटरव्यू का एक मेन पार्ट होता है, टीचिंग, तो उस पर भी मैं समय-समय पर अलग-अलग स्टूडेंट से डिस्कस करूँगा और उस ऑनलाइन सेशन के अंदर डालूँगा। तो जो भी विद्यार्थी इससे जुड़ना चाहता है, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। जैसे ही बैच स्टार्ट होगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और आपको मैं इंडिविजुअली हेल्प करूँगा, सपोर्ट करूँगा। तो आप इन पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि आप अच्छी तरीके से इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और जुड़ना नहीं भी चाहते हैं, लेकिन मेरे से कोई व्यक्तिगत हेल्प लेना चाहते हैं, बिना ऑनलाइन बैच जुड़े, तो भी आप मुझे मैसेज करके और बता सकते हैं। आपकी हेल्प से यदि आपका सिलेक्शन होता है, तो मुझे खुशी होगी। ख़ैर, ये सब बातें ऑनलाइन बैच की मैं अलग वीडियो में करूँगा। अब हम सीधे प्रश्नों पे आ जाते हैं, और विद्यार्थियों, मूल रूप से मैं उन्हीं प्रश्नों पे डिस्कस करूँगा। हालाँकि सारे प्रश्न को मैं नोट आउट करता जाऊँगा, लेकिन डिस्कस उन प्रश्नों पे करूँगा जहाँ कन्फ्यूज़न है। ओके? तो सीधा हम स्टार्ट करें। पहले प्रश्न पत्र नंबर 1 पे आ जाइए। प्रश्न पत्र 1 नंबर 1 पे 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन नोट करता जाऊँ। हाँ, पहला प्रश्न था, किस ऊंचाई पर औसत वायुमंडलीय दबाव, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं थी। 5.5 आरपीएस इन बिल्कुल सही आंसर माना है। और उसके बाद सेकंड प्रश्न समवितरण रेखा वाला था, उसमें लॉरेंज वक्र माना है, बिल्कुल सही आंसर था आरपीएससी का। उसके बाद प्रत्यक्षवाद वाला, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसका शुरुआत में गलत बताया था, और मैंने मेरी की में जो बताया था वो बिल्कुल सही था, और इसमें 4 आंसर माना है आरपीएससी ने, केवल सी सही है। कोई ऑब्जेक्शन वाला इसमें मैटर मुझे नहीं लग रहा है। और जीपीएस सैटेलाइट की जो प्रश्न था, उसमें रेडियो सिग्नल बिल्कुल सही माना है आरपीएससी ने। मर्केटर प्रक्षेप का था, तो ये बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेप था, इसमें भी कहीं कोई गुंजाइश
बैठती नहीं है। जहाँ गुंजाइश है वहाँ मैं आपको बता दूंगा। इस प्रश्न में श्रृंग और पुंछ सही माना है, हिमानी इस तरह करती थी। और उसके बाद में सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली कौन सी असंभाव्य जो चयन है उसकी मेथड थी, तो इसमें भी आंसर बिल्कुल सही गया है। स्तरीय प्रतिचयन माना है, तो इसमें भी ये राइट है। और वन शॉट ये भी कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं था। इसमें सेकंड ऑप्शन है वो आरपीएस इन सही माना है। और उसके बाद में किसका मत था कि भूगोल प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के बीच में सेतु था, तो इसको लेकर काफी कंफ्यूज था। और उसके बाद में मैंने इसको रिवाइज भी करवाया था, आपको पता हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला था। टेलीग्राम चैनल एन के ज्योग्राफी पॉइंट के नाम से है विद्यार्थियों, आप वहां जा सकते हैं। एन के ज्योग्राफी पॉइंट, ये टेलीग्राम चैनल है और यही अपना है वो एप्लीकेशन है, ऐप है। तो यहाँ समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहती है। तो ये प्रश्न भी अपना सही था। और वाल्टर पैंक वाला जो प्रश्न था, तो इसमें भी किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं था। 2 नंबर आरपीएससी ने आंसर सही माना है, एबेस्टी जिंडे का। और मानसून वाले में भी कोई कंफ्यूजन नहीं था, 1686 के अंदर हेली के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में 12वें क्वेश्चन के अंदर ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा से संबंधित नहीं है सैंपल, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। माध्य का निर्धारण में रेखीय विधि, हालांकि इनको लेकर के कई बच्चों ने कहा था कि सर एविडेंस तो इनका 11वीं की इकोनॉमिक्स के अंदर एविडेंस पड़ा है, इनमें ये तीनों ही सही है। या जो इकोनॉमिक्स की सांख्यिकी की बुक चलती है उसमें आपको मिल जाएगा, ये तीनों ही सही है। अब ये जो प्रश्न है विद्यार्थियों, इस प्रश्न को आप गौर से देखिए। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत संबंधित है, हिंदी में देखने पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति, ये आपका आंसर सही मिलेगा। लेकिन इंग्लिश का बच्चा इस पर ऑब्जेक्शन डालेगा 101%। इसमें आप देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, यहां भी टेम्परेट शब्द यूज किया है और यहां भी ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, यानी 2 और 4 दोनों के अंदर सेम विकल्प दिए हैं। इस कंडीशंस में ये प्रश्न तुम्हारा जाने वाला है। अब आप कहोगे सर ये आपने नया मुद्दा, हिंदी वाले कहेंगे ये सर नया मुद्दा छेड़ दिया। ये मुद्दा नहीं है, इंग्लिश के बच्चों ने मुझे पहले ही इसका ऑब्जेक्शन भेज दिया था कि सर इसकी इंग्लिश डिक्शनरी देखिए, इंग्लिश में ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन 2 में भी मिलेगा और ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन 4 में भी मिलेगा, तो ये दोनों विकल्प सही बैठते हैं। तो ये प्रश्न आपका जाने की संभावना है और अंग्रेजी वाले बच्चे 100% इसका ऑब्जेक्शन डालेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, इसमें कोई आपका कंफ्यूजन नहीं था, मेली स्कब मध्य अफ्रीका, ये सही था। और 16वें क्वेश्चन में भी आरपीएससी ने ये भी कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं था, इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट बैठ रहा है। इनको आप देख लेना, पूर्व में मैंने एक्सप्लेन किया है इनका। जो 17वां क्वेश्चन था जिसमें 3 नंबर आरपीएससी ने ऑप्शन सही माना है, ये इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं। हालांकि विषमता के माप के कुछ पुट इसमें बैठते हैं, लेकिन वो इतने ऑथेंटिक नहीं हो जाते। उसके बाद में वायुमंडल में उल्का धुली वाला ये प्रश्न तो बिल्कुल सीधा सीधा था, निशादीप्त मेघ, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके बाद में 19वां ये ईमानी जलीय निक्षेप है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और 20वें के अंदर पटरव, ये भी बिल्कुल सॉर्ट आउट हो रहा है। और 21वें क्वेश्चन के अंदर ये जो सहमति वाला है, ये भी अपन ने पूर्व में माना है, वही आरपीएससी ने माना है। ये प्रतिभागियों के जोखिम वाला है, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन बनता नहीं है, या ये प्रश्न सही है। और 22वें में बिल्कुल राइट आंसर दे रखा है, उपग्रह 45 वाला। उसके बाद में 23वां प्रश्न, इसमें भी किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है, ब्रंस डीप है। 24वां क्वेश्चन कल्याणकारी उपागम है, तो इसमें भी डेविड स्मिथ है, ये क्वेश्चन भी सही है। उसके बाद पारिस्थितिकी की जो डेफिनेशन है फॉस्बर्ग की, इसमें भी आरपीएससी ने बिल्कुल फॉस्बर्ग को ही माना है। मेकर्स वाली है डिकिंस की, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन के चांस है वो नहीं बनते हैं। उसके बाद में 27वां है वेक्टर फाइल का, जिसमें डीजीएन माना है, ये मैंने मेरी आंसर की में बताया भी था डीजीएन। और अपना जो जीआईएस का कोर्स चल रहा था विद्यार्थियों बीच में, हालांकि आप सबको जानकारी है,
जो अपना जीआईएस का कोर्स था, जिसमें आपके जो 13 क्वेश्चन थे, 13 में से 11 क्वेश्चन लाइन टू लाइन आए हैं। तो मैथ्स कितने थे? 40 या 50 पेज ही थे। उसकी यदि उनका पैनल लिया जाए तो बहुत कम पैनल बन रहे थे। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहा है। इसी तरीके से प्रैक्टिकल का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिला है। अब ये जो प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा वायु आधारित प्लेटफॉर्म है? अब इसमें कुछ बच्चे मुझे बार-बार ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं। इसमें गुब्बारा माना है और गुब्बारा मैं कहता हूँ गुब्बारा राइट है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रॉकेट भी लिखा हुआ है इग्नू की किताब के अंदर। अब इग्नू की किताब में रॉकेट लिखा है तो हो सकता है किसी ऑथर ने लिख दिया होगा, बट मैं नहीं मानता कि रॉकेट होगा, क्योंकि रॉकेट अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म है। यदि आप मैंने इसकी सारे नोट्स भी लिए हैं। चौनियाल की बुक जो सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी जीआईएस और जीपीएस रिमोट सेंसिंग के अंदर, इसमें प्लेटफॉर्म के 3 भाग दिए हैं, भू आधारित, वायुमंडल आधारित और अंतरिक्ष आधारित। रॉकेट को अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म में लिया गया है। रियली वही है कि वायुमंडल के अंदर इन पर लगे सेंसर काम ही नहीं करेंगे, और ये केवल अंतरिक्ष में सेंसर को ले जाने का काम करती है, वहां ले जाकर के वो सैटेलाइट्स को स्थापित करती है। तो जहां तक मैं समझता हूँ इसमें केवल गुब्बारा ही आपका राइट रहेगा। ओके, तो यहाँ किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है, ये सीधा सीधा गुब्बारा आंसर राइट होगा। बाकी 29वें में ग्रास जीआईएस, ये आरपीएससी ने भी सही माना है। कंफ्यूजन है तो उसको मैंने नोट कर रखा है जिन भी प्रश्नों के अंदर। बाकी इसमें कौन सी अनुसूची है, तो ये 2 नंबर विकल्प है, ये सही बैठ रहा है, विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। उसके बाद में चैप्रल है, तो ये प्रश्न भी बिल्कुल इजी था, कैलिफोर्निया वाला है। उसके बाद में गहरे अधिकेंद्रीय भूकंप था, तो इसमें बी और सी माना है। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा मैंने इसका अलग आंसर दिया था, ये डीप फोकस की बात कर रहा है, केवल डीप फोकस की। तो बाद में मेरे दिमाग में आया था ये गहरे भूकंप नहीं है, डीप अर्थक्वेक की बात नहीं कर रहा है, ये डीप फोकस की बात कर रहा है। गहरे अधिकेंद्र वाले भूकंप है तो उसमें अभिसारी वाला है वो निकल जाएगा, अभिसारी रहेगा और अपसारी और ट्रांसमिट निकल जाएगा। तो इसमें बी और सी आंसर आरपीएससी माना है, ये राइट है। उसके बाद 33 में संगोष्ठी माना है, तो ये प्रश्न भी आपका राइट जाएगा। उसके बाद में 34 है, तो इसमें ये माना है, ये सही है। फिर 35 के अंदर विक्षोभ व्युत्क्रमण है, तो ये भी आपका आंसर राइट है, इसमें भी किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। पिक्नोक्लाइन है तो ये डेंसिटी का है, और नाज़का प्लेट है तो ये दक्षिणी अमेरिकी और प्रशांत प्लेट के बीच में है, इसको आरपीएससी ने भी यही माना है। और उसके बाद में जीपीएस का है तो ये 12 घंटे वाला है। फिर लंब कोणीय, ये अनंत वाला सही माना है। अत्यधिक बड़े आकार के जल गर्त है जिसको अवनमन कुंड कहते हैं, ये प्रश्न भी आरपीएससी ने सही है। आरपीएससी के कंफ्यूज वाले प्रश्नों को मैंने नोट किया है, बट मैं सारे प्रश्नों को बता देता हूँ, 5 मिनट लगेगी इसमें, कहाँ कंफ्यूजन रहेगा आपका। इसमें 1.15 है, पूर्व में भी हमने बताया था। देखो, जनसंख्या, आयु, लिंग, साक्षरता मैंने पहले ही कहा था त्रिगुण सारणी होगी, और त्रिगुण सारणी ही बताया है। और माउंट मैयान 43 के अंदर 2 नंबर राइट है। उसके बाद में 44वां था जिसमें राडार अल्टीमेटर, ये प्रश्न भी पूर्व की तरह ही है। और इसमें दृश्य, रेडियो और माइक्रोवेव 45वें के अंदर 2 नंबर विकल्प है वो सही है। फिर भूगोल शब्द है तो इसमें सूर्य सिद्धांत सही माना गया है, और ये हडसन मैक्सिम की परिभाषा है। और कौन सा सही है, तो ये इसमें स्लिप ऑफ ढाल एक निक्षेपात्मक इस तरह करती है, ये विकल्प आपका सही बैठ रहा है। 4 नंबर आरपीएससी ने भी यही माना है। एजॉर्स वाला है तो केंद्री की धारा, ये भी सही माना है। डेट्यूर है, देखो कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो पहले पेपर में आया है और ये ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आरपीएससी ये नहीं मानेगी कि ये पहले में आया है, दूसरे में आया है, आपके सिलेबस के अंदर है, तो यहाँ बाहर जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है प्रश्न के आउट होने की। नासा वाला है तो इसको 100.5 मैंने पहले ही बताया था। बायोडाइवर्सिटी है, नॉर्मन मेयर्स का है, ये पहले से भी अपना क्लियर था। इरविन राइज का है, हालांकि बाद में मैंने इस प्रश्न को संशोधित करवाया था। इरविन राइज के ऑथर है वो 2 अलग अलग टाइप से लिखते हैं,
तो जो समय इसकी जेपी शर्मा की बुक थी उसमें औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा इन दोनों को नोट किया हुआ था, आरपीएससी ने इन दोनों को ही माना है। ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न भी मैंने करेक्शन करवाया था, आपको पता हो तो। इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप हटाया था, ए और सी वाला विकल्प है वो सही माना था। तो 52वें के अंदर 1 नंबर राइट है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। वस्तुनिष्ठ सहभागिता वाला है, तो सहभागी निरीक्षण वाला है, तो इसमें वस्तुनिष्ठता आएगी। मैन स्प्रिंग सिविलाइजेशन ये अंटिकटन है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये बायोस्फीयर वाला है, तो इसमें आरपीएससी ने माना है 30 किलोमीटर और हमने की के अंदर 20 बताया था। नॉर्मली ये प्रश्न सविंदर सिंह में विद्यार्थियों सीधा सीधा है। ठीक है। अब इस प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजन यूँ है कि कुछ किताबें 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर मानती हैं। जैसे मैं एक एविडेंस भी आपको दे रहा हूँ। एक एविडेंस है इनका, ये बुक जो इसकी बीसी जाट की बुक चलती है, काफ़ी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ में बीसी जाट को पढ़ा जाता है, काफ़ी अच्छी बुक भी है फिजिकल ज्योग्राफी की। हालांकि ये आरपीएससी माने नहीं माने, वो आरपीएससी का लुक आउट है। ठीक है ना। तो बीसी जाट की जो एनवायरनमेंट की बुक है, मैंने आगे उसका स्क्रीनशॉट भी डाला है। और बीसी जाट साहब काफ़ी चर्चित है, तो उनको आप पूछ भी सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं उन्होंने सोर्स कहाँ से लिया है। उन्होंने लिखा है, देखो ये स्पष्ट लिखा है कि जीव मंडल के अंतर्गत जैविक व ये जीव मंडल बायोस्फीयर की बात हो रही है। जैविक व अजैविक पर्यावरणीय दशाओं को सम्मिलित किया जाता है। जीव मंडल का विस्तार सागर तल से 11 किलोमीटर की गहराई, यानी समुद्र से 11 किलोमीटर नीचे तथा सागर तल से 17 किलोमीटर की ऊंचाई क्षोभ सीमा तक है। तो ये एक एविडेंस के तौर पर डाल सकते हैं और बीसी जाट सर से आप बात भी कर सकते हैं। नॉर्मली ये किताब है पर्यावरण भूगोल, राम कुमार गुर्जर और बीसी जाट सर की है, पंचशील प्रकाशन से निकलती है और ये आईएसबीएन नंबर है। आप सब इनको नोट कर सकते हैं, ये एविडेंस डाल सकते हैं बात करके। खैर मानना नहीं मानना वो आरपीएससी की बात है, मैं तो आपको बात बता रहा हूँ। उसके बाद पॉलीकॉनिक है, तो इसमें फर्डिनेंड हसलर है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। उसके बाद में डेविस वाला है, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय है और मानक त्रुटि वाला है 99.73 वाला है। आरपीएससी ने इसी को ही माना है। पहले प्रश्न पत्र में ज़्यादा समस्या नहीं है। उसके बाद में सही कथन का चयन करना है 61 में 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण वाला ऊर्ध्वाधर पवने, आरपीएससी ने भी इसी को माना है। फिर कीन है, तो ये ठंडे और शुष्क, ये प्रश्न भी आरपीएससी ने ठंडे और शुष्क को माना है। और पैलियो आर्कटिक था, तो ये तो यूरेशिया का चैप्टर बनता भी था, तो इनमें आरपीएससी ने यूरेशिया माना है। और रोमाचे गर्त है, तो ये अटलांटिक महासागर में है, तो इनका भी आंसर अटलांटिक है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 100 इकाई तो आती है, तो वायुमंडल अवशोषित कितनी करेगा, 14 राइट है। अब कुछ विद्यार्थी है इसमें 19 इकाई का कोई स्क्रीनशॉट लेकर के डाल रहे हैं कि फलाने की बुक के अंदर लिखा है, लेकिन ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बाकी आपके पास कोई एविडेंस है तो मैं तो विद्यार्थियों यही कहूंगा कि आपका गलत जा रहा है और आपके पास एविडेंस है तो आप लगा दीजिए, कोई जरूरी नहीं है मैंने बताया है या मैं कह रहा हूँ वही सही होगा। आपके पास एविडेंस है तो आपको डालना चाहिए। कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें हम्बोल्ट वाला है, बिल्कुल सही है। और उस तत्व का जलीय चक्कर में जलयोजीकरण नहीं आएगा। और ये जो फॉर्मूला है ये ग्रेगरी का है, ये प्रश्न भी आरपीएससी ने सही माना है। और विशिष्ट समस्या वाला है, इसमें आरपीएससी ने क्रियात्मक शोध माना है, क्रियात्मक शोध राइट है। और ये दो बाजार वाला है, तो इसमें 10 किलोमीटर माना है, कैलकुलेशन से 10 किलोमीटर ही आता है। इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं, इसमें संगमरमर है, आप उसको सही ढंग से पढ़ लीजिए। कुछ कहते हैं कि सर इसमें स्लेट भी है, लेकिन आप जब एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो 11वीं की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में डाल विकास है, तो इसमें आपका बोलिंग सही बैठ जाएगा। और सागर तल पर मानक वायुदाब है, तो ये 1013.25, तो आरपीएससी ने 3 नंबर सही माना है। और इसमें पारा आपका राइट होगा। फिर निम्नलिखित में से समय भूगोल है, वो हैंगर स्टैंड वाला है। और पारिस्थितिकी क्रमता की बात करें तो ये ग्रीनले हैं,
76 के अंदर ग्रीनले ही सही माना है आरपीएससी ने। 77 में एक है उत्तर अमेरिका कार्बोनिफेरस वाला, 90 डिग्री रिज है वो हिंद महासागर वाली है। और उसके बाद में जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है ये भी अपना सही माना है आरपीएससी ने, 30x30 का है। व्यवहार परक जो ज्योग्राफी का है उसमें तीनों राइट है, ए आंसर माना है आरपीएससी। किस प्रकार का शोध आमतौर पर ये संकल्पनात्मक है, उस समय भी मैंने बताया था संकल्पनात्मक है, और आरपीएससी ने भी इसको संकल्पनात्मक ही माना है। और उसके बाद में कार्ल पियर्सन वाला, इसको लेकर के बच्चे काफ़ी कंफ्यूजन है। 11वीं की जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी बुक है उसमें ये तीनों ही दिए हुए हैं, और मैंने भी आंसर में ये तीनों ही चीज़ आपको बताई थी कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक में। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का कोई डाउट होगा। गुफाओं में है तो इसमें फोनार्स आपके राइट बैठ रहा है। और उसके बाद में सुमेलित करने वाला है, तो इसमें आपका 3 नंबर विकल्प आरपीएससी ने सही माना है। आप देख लेना, क्योंकि ये चीज़ें तो मैं एक बार पूर्व में कह चुका हूँ, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद इस पर नहीं करें। और वैसे ये की तो सारी आपने मिलाई ही है। और ये जो पेलाजिक अकार्बनिक निक्षेप की बात आई, अब इसको लेकर के विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसमें लाल मृत्तिका माना है, इसमें ग्लोबोजेरिना है। आप केवल कहीं से एक लाइन मत पकड़ो आप। ये क्या कह रहा है? अकार्बनिक है। जब जैसे ही अकार्बनिक की तरफ जाएंगे तो ये ग्लोबिजेरिना, टेरापोड वगैरह ये तो निकल जाएंगे, लाल मृत्तिका ही रहेगा। और उसके बाद में इसको लेकर के बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें इकोनॉमिक्स में तीनों दिए हुए हैं। अब जिनका गलत जा रहा है तो वो इकोनॉमिक्स को बहस बना करके और एविडेंस डाल सकते हैं। बट सांख्यिकी भूगोल के अंदर और सांख्यिकी की दूसरी बुकों के अंदर केवल दो को ही माना है, ए और बी को। और आरपीएससी ने भी ए और बी को माना है। और इसमें जो स्पष्टीकरण वाला है इसमें आरपीएससी ने सेफर को माना है, अपवादवाद वाले से लिया गया। हालांकि ये प्रश्न मैंने उस समय कंफ्यूजन में डाला था कि इस प्रश्न का आरपीएससी पे छोड़ दो आंसर। उसके बाद 88 में वानस्पतिक उद्यान है, तो ये प्रश्न भी आपका राइट ही माना है। और कौन सुमेलित नहीं है, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, ये न्यूजीलैंड में नहीं है। और फिर 90वें क्वेश्चन के अंदर जो सही का है, महासागरों के अंदर उत्तर की ओर खिंचकाव, ये सही माना है। चरों का नाम मात्र, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन एविडेंस इसका नहीं मिलता है यदि किसी के पास ऑथेंटिक एविडेंस है। क्योंकि मैंने तो उस समय नेट से डाटा सर्च किए थे, तो उसमें उन्होंने गुडमैन और क्रिस्टल काउ को गामा का टाइप बताया था। बट इस समय आरपीएससी है वो ए और बी मानती है। किसी के पास यदि इसका स्टैटिक्स का कहीं आधार मिलता है तो आप बना सकते हैं, वरना आरपीएससी जिंदाबाद। उसके बाद 92वां जो क्वेश्चन है उसमें किताब उल अस्कल है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, अरब भूगोलवेता। उसके बाद में समावेशी वाला है, तो इसमें आपका ये बैठ जाएगा 110 11 वाला 4 नंबर, और आरपीएससी ने भी इसको यही माना है। और कोपेन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसमें ध्रुवीय जलवायु है वो ई मानी है। कौन से सही सुमेलित, तो इसमें भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। 95 में आरपीएससी ने 1 नंबर ऑप्शन माना है। फिर उष्ण कटिबंधीय, तो ये सवाना है ही, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसमें सतही पारिस्थितिकी आएगा, ये भी प्रश्न है वो बिल्कुल सिंपल था। फिर इसमें आएगा अल्ब्रूनी गोदुली वेला, ये भी सही आया है। ये कल्याणकारी ज्योग्राफी कहाँ वाला, ये भी सही है। परिधि की बात करें, इरेटोस्थनीज, ये भी सही बैठ रहा है। और ये जो पूर्व में मैंने आपको बताया था, इस प्रश्न पर काफ़ी मैंने की में डिस्कस भी किया था कि ये झील वाला है तो इसको किस एंगल से पूछा गया है, तो 0.5 से 0.6 ये उस समय भी की में था। और अब इस प्रश्न को लेकर के बच्चों में कन्फ्यूज़न है, और बच्चे कह रहे हैं कि सर हिंदी और इंग्लिश। तो देखो, सीधा आरपीएससी का फंडा बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है कि हम इंग्लिश को वेटेज देंगे। अब इसमें लिखा हुआ है गुण प्रदान, ये तो बात बिल्कुल सही बैठती है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है क्वांटिटिव मैप, ये गलत बैठ रहा है। अब इंग्लिश की तरफ प्रेफर किया है उन्होंने, तभी तो इसमें आंसर है वो ए और सी सही माना है, बी को सही नहीं माना है।
भले ही आप डालना चाहते तो हिंदी की तरफ से ऑब्जेक्शन डाल दीजिए, बट वो ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन किसी का गलत हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के बहुत नजदीक है, तो आप डाल सकते हैं। बाकी जहां तक मेरा आइडिया है वो इंग्लिश को ही सही माने। ये प्रश्न है तो इसका कोई फैक्ट नहीं था, हमने उस समय एक बेसिक नॉलेज के आधार पर समुद्री फुहार माना था, लेकिन आरपीएससी ने वनस्पति माना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि समुद्री फुहार का कोई एविडेंस है जो हम आपको प्रोवाइड करवा सके। उसके बाद में त्रिविम आरेख वाला है, इसको लेकर के आरपीएससी ने आंसर माना है एबीसी, और मैंने भी आपको एबीसी बताया था। अब कुछ विद्यार्थी पता नहीं कहां से लेकर के आते हैं कि सर फलाने के नोट्स में ये लिखा हुआ है कि दिए हुए मूल्यों में बहुत कम अंतर की दशा में भी ये बनाया जाता है। ऐसा नहीं है। कम अंतर है तो फिर तुम त्रिविम क्यों बना रहे हो यार? ये आयतन आरेख है, इसमें आयतन लिया जाता है, और आयतन उसी समय लिया जाता है जब मूल्यों का अंतर अधिक हो। विशेषता ही इसकी ये है। इसमें मुझे नहीं लगता है कहीं कंफ्यूजन है, और किसी ने नोट्स में लिखा है उनसे एविडेंस मांगे कहाँ से लिखा है। फिर 105वां जो प्रश्न था शोध डिजाइन वाला, तो इसमें ज्यादा इश्यू नहीं है, तीनों ही राइट है। और उस समय की में भी अपन ने तीनों बताए थे। यूनानी भूगोलवेता नहीं है, तो ये टॉलमी है, ये रोमन ज्योग्राफर है टॉलमी, ये भी इजी प्रश्न था। हाइपोथेसिस वाले में एक नंबर राइट बैठता है। उसके बाद में ये जो रूपांतरण वाला था, तो ये प्रश्न भी लगभग सबका सही गया है। 875 वाला है, 45.875 वाला। 7 बिट वाला था 128, मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया था। टेकऑफ का बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसको गलत कहा था, मैंने कहा था और एविडेंस के साथ, क्योंकि मैंने जो रिसर्च की क्लासें ली थी ऐप पे, उसमें मैंने एकॉप का अच्छी तरीके से करवाया था। और इसमें आरपीएससी ने 3 नंबर विकल्प माना है। मैंने बताया था विकल्पों का चयन करते समय शोधार्थी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए, इसकी बात एकॉप नहीं करता है। उसके बाद में पृथ्वी के नियम की बात करें तो वहाँ कार्ल रिटर बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय अपतटीय की बात करेंगे तो ये प्रशांत महासागर के पश्चिम में मैक्सिको तट तक, ये काफी लेटेस्ट क्वेश्चन था। 4 नंबर आरपीएससी ने इसी को सही माना है। और 113 था, तो इसमें जो गलत कथन अपन को साटना था वॉन झील वाला, आरपीएससी ने भी वॉन झील वाला ही माना है। और बंद सवाना वुडलैंड बताया था उस समय भी सही माना है। और ब्राजील में सवाना जिसको सेराडो कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका सही है। और भूगोलवेता जिसने क्षेत्र वर्णनी विज्ञान की बात की थी, तो इसमें हैटनर था, आरपीएससी ने भी हैटनर को ही माना है। उसके बाद में विषम मंडल, ये प्रश्न बहुत इजी था, और आरपीएससी ने भी 4 नंबर माना है, ये सही है। उसके बाद में अपर्दन चक्र वाला है, इसको हम्स माना है, हम्स बिल्कुल सही है। और आंकड़ों में सारणी की बात करें तो 1 नंबर, ये भी राइट है आपका। अब इसको लेकर के विद्यार्थी कंफ्यूज कर रहे थे, पूर्व में भी मैंने कहा था, और मैंने फिर संशोधन करके लास्ट में कहा था कि इसमें सविंदर सिंह के अकॉर्डिंग जाएगा और बी और सी सही होंगे। हालांकि शुरुआत में मैंने केवल आपको चरम वनस्पति ही बताया था कि भाई चरम जलवायु कंडीशन होने की वजह से चरम वनस्पति बनती है। उसके बाद मैंने उसको पूरा ढंग से पढ़ करके, और फिर चरम वनस्पति और जलवायु चरमता, ये दोनों टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। सेरे का तो इसमें कोई विकल्प ही नहीं बैठता है, हर अवस्था को सेरे कहते हैं। 121वां प्रश्न था, और इसमें चार्ली और शुद्धता वाला पूछा था, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये भी सही था। और गृह युद्ध है तो डंडले स्टाम्प बिल्कुल सही बैठता है। रोस्टर प्रणाली में सारे सही है। 123 के अंदर आरपीएससी ने 3 नंबर माना है। उसके बाद में तरंग दैर्ध्य वाला, इसमें मी प्रकीर्णन राइट है। और मनुष्य चलते चलते, ये यशा बोमेन है। स्थलाकृतिक मानचित्र में 45 1/11 है, तो 1 इंच बराबर 1 मील, ये भी बिल्कुल सही है आरपीएससी के अकॉर्डिंग। और आइसोगोनिक वाला ये भी सही है। एजेंडा 21 रियो शिखर है। और वाशिंगटन और ओरेगन है, तो ये ज्वालामुखी पर्वतों में आते हैं, और बिल्कुल ज्वालामुखी पर्वत ही आरपीएससी ने माना है। और उसके बाद में इनमें खिंगन आएगा,
कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये कर्म सेट करना था, तो इस प्रश्न में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली DA 4 नंबर जो ऑप्शन है वो RPSC ने माना है, 4 नंबर ही सही है। आप इसको मिला लेना है ना। फिर रेडियोलेरिया है तो ये अगाध के अंदर जाएगा, अगाध महासागरीय हो गया। और महासागर में लघु उच्चावच की बात करें, महासागरीय गर्क बिल्कुल सही है इसमें। और मैट्रिक्स की बात करें, लियोपोल्ड मैट्रिक्स है। और इसमें 5 नॉट से कम बराबर माना है, बिल्कुल सही है। और इसमें भूवैज्ञानिक सॉरी, इसमें जो 136वां जो क्वेश्चन था, इसके अंदर बी सही माना है। मतलब 2 नंबर सही माना है कि ए, बी और सी सही है। और ये उस समय भी मैंने बताया था, भूवैज्ञानिक मानचित्र इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। और भूमध्य सागरीय बायोम है तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आता है। वृष्टिछाया क्षेत्र है तो ये पर्वतीय वर्षा है, बिल्कुल RPSC ने भी इसको पर्वतीय वर्षा माना है। और उसके बाद अगले में सैली सॉलिमैन, ये पहले भी हमने बताया था, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद में ये जो टोपोहिला शब्दावली है, ये तुआन की है, ये भी RPSC ने तुआन ही माना है। और इसमें जो हरात्मक माध्य का था, RPSC ने भी हरात्मक माध्य माना है। ईमेल वाला था, इसमें थोड़ा उस समय भी मैंने बताया था कि ये मेरी कंफ्यूजन है, इसमें RPSC ने AB माना है। और प्रतिदर्श वाला था, ये मैंने बिल्कुल करेक्शन करवाया था, हालांकि पहले थोड़ा प्रश्न पढ़ने में मेरे अलग रह गया, उसके बाद में मैंने इस पर थोड़ा विचार किया और प्रत्याशा जो पूर्व में बताया था वही RPSC ने माना है। टेलीग्राम पे मैंने इसको डाला था। ये SQL का है तो SQL का 2 नंबर विकल्प माना है। क्वेरी लैंग्वेज, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये प्रश्न, इसको लेकर के बच्चे बड़ी मात्रा में कंफ्यूज करते हैं कि यदि आंकड़ों में उच्चतम तथा न्यूनतम मान के बीच में अंतर बहुत बड़ा है तो कौन सा आरेख होगा। गोलीय आरेख, मैंने आंसर की पहले ही बताया था। गोलीय आरेख त्रिविम आरेखों में आएगा और त्रिविम आरेखों की डेफिनेशन ही यही है। इसमें गोलीय आरेख है, कोई कंफ्यूजन रखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रश्न मैंने उसी समय बच्चों को कहा था कि प्रमाप विचलन के अंदर जो तुम्हारा ये मल्टीपल शो आप करते हो, ये विचरण गुणांक है। और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन बटे बार एक्स होगा। केवल 3 नंबर विकल्प अभी माना है RPSC विद्यार्थियों, कोई इसमें ऑब्जेक्शन डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर ग्रीष्म संक्रांति वाली बात है तो 18 घंटे और 27 मिनट है, RPSC ने बिल्कुल सही माना है। और महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई की बात करें, साइबेरियन शेल्फ है, साइबेरियन शेल्फ माना है। और इसमें जो आधा इंची स्थलाकृतिक पत्रक वाला प्रश्न है तो इसमें बी राइट है, 63 के नॉर्थ वेस्ट वाला। अब ये इस प्रश्न को लेकर के आप सब में कंफ्यूजन है, सर क्या होगा। मैंने कहा था कि सविंदर सिंह ने भी लिखा है, प्रथम दृष्टया RPSC इन तीनों को ही मानेगी, A, B और C, और अभी A, B और C माना। हाँ, बहुत सारी किताबें ये लिखती हैं कि आधारभूत घटकों के अंदर जैविक व अजैविक घटक है, लेकिन जब घटकों की बात होती है तो वो ऊर्जा घटक को भी शामिल तो कर लेती है। ऐसी कंडीशंस में ये प्रश्न तो बन जाएगा, सही है। देखो, प्रथम प्रश्न पत्र में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपके, और मुझे इतना कंफ्यूजन भी नहीं लगता है। सेकेंड प्रश्न पत्र ज्यादा कंफ्यूजन वाला है, इसमें ही आपका जो एविडेंस वगैरह की जरूरत रहेगी वो इसमें ज्यादा रहेगी। अब विद्यार्थियों, थोड़ा ये क्लास भी लंबी हो रही है तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ कि सेकेंड जो हमारा प्रश्न पत्र है उसमें मैं केवल कंफ्यूजन वाले प्रश्न है उस पर ही अभी बात करूंगा। ये जो प्रश्न पत्र है इसमें मैंने कंफ्यूजन वाले नोट कर रखे हैं और उसी का मैं आपको एविडेंस सहित बताऊंगा, सारा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वैसे सारे बच्चों ने अपना अपना पेपर अच्छे तरीके से मिला रखा है, तो मुझे ज्यादा उस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। 18वां प्रश्न है जिसको लेकर के बच्चे बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर इसकी इंग्लिश लाइन पढ़िए। थोड़ा मैं शॉर्ट करके और इसको ऊपर खिंचकाता हूँ, फिर इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, है ना। अब ये 18वां क्वेश्चन है कि पढ़े, इंग्लिश लाइन पढ़े, मैं एविडेंस भी लेकर के आया हूँ। 18वें क्वेश्चन में RPSC तीनों सही माने हैं।
ए, बी और सी। अब विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर इसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका मेल नहीं खा रहा है। हिंदी के अंदर सभी परिवहन संचालन अंतिम लागत यानी टर्मिनल कॉस्ट से वृद्धि करते हैं। ऑल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन आल्सो गिव राइज टू टर्मिनल कॉस्ट। आप इसका हिंदी अर्थ कुछ भी निकालें, मुझे इतनी ज्यादा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को हिंदी के अंदर व्यवस्थित सेट करना नहीं आता है, बट जहां तक मैंने पूर्व में भी मेरी जो की थी उसमें भी तीनों सही बताया था। अब मैं आपको एक एविडेंस देता हूं, उसके बाद आप देखना। एच.एम. सक्सेना की एक ऑथेंटिक बुक है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, और हिंदी ग्रंथ अकादमी से भी निकलती है, और एच.एम. सक्सेना खुद काफी अच्छे ऑथर माने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, ये एच.एम. सक्सेना का ही फिगर बनाया हुआ है, टर्मिनल कॉस्ट इन रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट। मैं समझता हूं कि ये प्रश्न ही वहीं से उठा है। एक लाइन को गहराई से पढ़े, ऑल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन आल्सो गिव राइज टू टर्मिनल कॉस्ट। ये लाइन बिल्कुल हूबहू उठाई गई है विद्यार्थियों, हूबहू इस लाइन को उठाया है। ऑल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन आल्सो गिव राइज टू टर्मिनल कॉस्ट इन फिगर 6.2 फिगर बना करके दिया है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट होगा या रॉन्ग? स्टेटमेंट राइट होगा तो ये प्रश्न स्टेटमेंट का ही तो पूछ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें ऑब्जेक्शन जाएगा, और इसको गलत करवाने का मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। और जिसके पास ऑब्जेक्शन है, तो जिनका गलत जा रहा है वो ऑब्जेक्शन जरूर डालें। फिर 22वें प्रश्न को लेकर के कंफ्यूजन है। अल्फ्रेड वेबर के अनुसार श्रम लागत सूचकांक के लिए कौन सा फॉर्मूला है? इसमें ये माना है इन्होंने, आरपीएससी ने। अब इसमें कंफ्यूजन विद्यार्थियों ये है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, दोनों में ये फार्मूला दे रखा है, समझ गए? लेकिन 2022 के अंदर आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती थी ज्योग्राफी की, उसके अंदर जो प्रश्न था, उस प्रश्न में इसका आंसर माना था श्रम लागत बटे उत्पादित वस्तु का कुल भार। उसमें भी एक ट्विस्ट वाली बात मैं आपको बताऊं, उसमें पहली बार ये उत्तर माना था, और उसके बाद जब रिवाइज की आई तो ये उत्तर माना। ओके, और इसका एविडेंस भी मैं लेकर के आया हूं। ये देखिए 122वां प्रश्न है, मास्टर जो पेपर डाला था आरपीएससी ने, उसका 122वां प्रश्न था, अल्फ्रेड वेबर के अनुसार श्रम लागत सूचकांक का फॉर्मूला क्या है? और ध्यान से देखो 122वें के अंदर इन्होंने 2 नंबर सही माना है, देखो। और 2 नंबर के अंदर विद्यार्थियों, श्रम लागत सूचकांक इज इक्वल श्रम लागत बटे उत्पादित वस्तु का कुल भार। यहां देखिए लेबर कॉस्ट इंडेक्स इज इक्वल लेबर कॉस्ट अपॉन टोटल वेट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये आपका अच्छा एविडेंस बन सकता है, और इंग्लिश मीडियम की बुकों के अंदर इसको लिया गया है। मतलब ये है वो आंसर, काफी जगह इंग्लिश मीडियम की बुक में चलता है। ये 16 अक्टूबर 2022 को है वो पेपर डाला गया था, और उसके अकॉर्डिंग है वो, मैंने आपको एविडेंस दे दिया। अब आगे आरपीएससी जाने, आप अपना जिनके भी गलत हो रहा है वो एविडेंस डालें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन 23वां है। अब विद्यार्थियों ये प्रश्न भी मैंने कहा था कि इसमें सारे सही होंगे, विकल्प मैंने मेरी आंसर की में सभी विकल्प सही बताए थे। अब विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ये तो कहीं लिखा हुआ मिलता भी नहीं है। मैं चारों चीजें आपको बताऊं, ये तो सही है हरीके बैराज वाली, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पंजाब हरियाणा में फीडर 170 है, कुछ 171 169 लिखती है, वो अलग मैटर है, 170 काफी जगह लिखा हुआ है। इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई राजस्थान में 34 है, कुछ बुकों में 35 लिखा हुआ, बट अधिकांश के अंदर 34 लिखा हुआ है। अब ये रावी व्यास नदियों के अधिशेष जल में से राजस्थान के हिस्से में 7.59 MAF जल के उपयोग के लिए की गई थी। विद्यार्थी कहते हैं ये कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। मैं आपको एक एविडेंस बताता हूं कि लिखा हुआ है या नहीं है, तब आपको पता चल जाएगा। एक बुक की स्क्रिप्ट है। अब इस बुक की स्क्रिप्ट आपके एविडेंस में काम नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रश्न को गलत तो कर नहीं रही है, ये स्क्रिप्ट सही कर रही है, इसलिए आपको जरूरत नहीं है कि ये कहां से ली है, किस तरीके से ली है। इसमें आप ध्यान से देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसका मुख्य उद्देश्य रावी व्यास नदियों के जल से राजस्थान को आवंटित 8.6 MAF पानी में से
7.59 MAF पानी का उपयोग कर पश्चिम राजस्थान में सिंचाई पेयजल सुविधा का विस्तार करना था। ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सीधा का सीधा, और इसमें भी सारा लिखा हुआ देखो। 170 किलोमीटर पंजाब हरियाणा के अंदर है और शेष 34 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। दोनों विकल्प निकल गए, तो सारे सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। इस हिसाब से मैं कहता हूं कि इस प्रश्न पर भी आपको ज्यादा गहराई में जाकर के और ऑब्जेक्शन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अगला जो आपका कंफ्यूजन प्रश्न था, 47वां हैंगर स्टैंड का प्रश्न है, और मैं 100% कहता हूं कि आप एविडेंस डालिए और आपका करेक्शन करेंगे। वो उनको करना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि 47वां प्रश्न उन्होंने जहां तक मैंने पढ़ा है उस हिसाब से गलत माना है। हैंगर स्टैंड द्वारा दी गई सांस्कृतिक प्रसरण की व्याख्या के अंतर्गत विस्तार प्रसरण के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार नहीं है, और इन्होंने पुनर्अवस्थिति प्रसरण माना है, रीलोकेशन माना है। जबकि मैंने आंसर की में बताया था स्टिमुलेशन है, वो नहीं होगा। मैंने ये बताया था उद्दीपक प्रसरण है, ये नहीं होगा। आरपीएससी ने ये माना है। अब विद्यार्थियों, एस डी मौर्य की किताब है, हालांकि आप कहोगे सर एस डी मौर्य तो ऑथेंटिक तो है नहीं, आप डालिए ना सही। जिस जिस पढ़ने वाले बच्चे के गलत हुआ है, मैक्सिमम यदि ऑब्जेक्शन जाएगा तो आरपीएससी उस पर विचार तो करेगी, फिर वो देखेगी किसी एविडेंस ऑथेंटिक के अंदर, तो वहां से कुछ निकल करके आएगा। देखो, सामाजिक भूगोल एस डी मौर्य की किताब है, उसमें ये मैंने पब्लिकेशन वगैरह भी दे रखा है। नवाचार प्रसरण लिखा हुआ है। नवाचार प्रसरण के चैप्टर के अंदर यहाँ लिखा हुआ है ये चार इसके जो 5-6 प्रकार है, इसमें देखो, एक तो विस्तारित दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया हुआ है, सांसर्गिक कॉन्टाजियस लिखा हुआ है, क्षैतिज ऑरिजेंटल लिखा हुआ है, पुनर्स्थापन रीलोकेशन लिखा हुआ है। ये देखो, रीलोकेशन तो है, आप रीलोकेशन कैसे गलत मान रहे हैं? रीलोकेशन है, इसके अलावा कैस्केड भी है और एक हाइरार्कियल भी है। अब आपके इस विकल्प के अंदर रीलोकेशन, हाइरार्कियल और कॉन्टाजियस 3 लिखा हुआ है, तो ये हो गया रीलोकेशन हो गया, और ये हाइरार्कियल हो गया, और ये कॉन्टाजियस हो गया। अब स्टिमुलेशन इसमें कहीं है ही नहीं, तो ये विकल्प यहां से मुझे लगता है कि ये प्रश्न इस प्रश्न का जो आंसर है वो चेंज होगा, और आप एस डी मौर्य को आधार मान लीजिए। कहीं पर भी आप हैंगर स्टैंड पढ़ोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। उसके बाद 71वां जो क्वेश्चन है, अब ये तो ऑब्जेक्शन वाली बात है, ये प्रश्न चेंज होगा। उसके बाद में 71 वाला जो क्वेश्चन है, उसको लेकर के भी बच्चों को कंफ्यूजन है। मैंने उन सारे प्रश्नों को लिया है जो जरूरी नहीं है कि मैंने ही बताए यार गलत हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा कि इस प्रश्न में बच्चे ऑब्जेक्शन के लिए ढूंढ रहे हैं इधर उधर, क्या ऑब्जेक्शन योग्य है कि नहीं है, उनको मैंने शामिल किया है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ये प्रश्न गलत माना है, आरपीएससी ने होमर ऑयल द्वारा प्रतिपादित त्रिज्यीय खंड, इसके अंदर आरपीएससी ने मध्यम वर्गीय माना है। मैंने भी मध्यम वर्गीय बताया था, मध्यम वर्गीय आवास खंड। अब मैं कहता हूं कि ये प्रश्न गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, मैं आपको एक एविडेंस बताता हूं। ये खंड सिद्धांत है, नगरीय भूगोल राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में चलती रतन जोशी की किताब, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। ये खंड सिद्धांत है, ये तुम्हारा उच्च वर्ग है और ये तुम्हारा मध्यम वर्ग है। अब इस चित्र को देखने से कुछ पता नहीं चलता, चित्र को देखने से ऐसा लगता है कि यार 5 वाला या ये 3 इसको काट देंगे, ये जो 3 नंबर का घेरा है ना, ये इनको काट देगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो लाइन खींची है ना इसने, ये लाइन गड़बड़ कर रही है, और ये लाइन लास्ट तक आ रही है। इसका मतलब एक से ये कनेक्ट है, सीवीडी से कनेक्ट है, जबकि ये वाला है ना, ये वाला इस 3 से कनेक्ट हो सकता है। इस चित्र में तो दिखता नहीं है, लेकिन हो सकता है। अब बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर ये पूरा का पूरा 3 है। जहां तक मैं मानता हूं कि ये पूरा 5 का घेरा है, 3 और 5 दोनों यहाँ ऐड है। अब इस चित्र से कुछ क्लियर नहीं होगा। आगे रतन जोशी लिखता क्या है, देखो, इसमें यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये देखो,
मध्यम वर्ग के आवासीय क्षेत्र उच्च श्रेणी के आवासीय खंड के सहारे दोनों ओर तथा निम्न श्रेणी आवासीय खंड के बाहर की ओर पाए जाते हैं। एक तो इसने लिखा कि ये जो उच्च श्रेणी का आवासीय खंड है इसके सारे सारे, और फिर लिखा है कि निम्न श्रेणी के आवासीय खंड के बाहर की ओर। तो निम्न श्रेणी का आवासीय खंड कौन है? 3 नंबर। तो 3 के तो बाहर मिलेगा और 5 के सारे सारे मिलेगा, तो 1 के पास तो कैसे आया? जबकि उच्च श्रेणी के आवासीय खंड का तो इसने ज्यादा लिखा है। उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र एक या अधिक खंडों की बाह्य सीमा पर बसा हुआ है। इसका मतलब ये बहुत सारे खंड के कनेक्ट है, तो ये 3 के भी कनेक्ट हो सकता है, सीबीडी के भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, यहां तक मुझे ये लगता है कि ये प्रश्न आपका ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, और आपके पास कोई विकल्प है चित्र वगैरह का है तो आप डाल सकते हैं, आरपीएससी उस पर विचार कर सकती है। तो जिनके गलत हुआ है उनके बढ़िया ही होगा, 1 आध नंबर बढ़ेगा। उसके बाद में हुवर वाला प्रश्न है 76 वाला। अब इसमें आरपीएससी ने माना है यातायात लागत सिद्धांत। अब आरपीएससी जो प्रोफेसर पेपर बनाया उसने एक ही किताब का सहारा लिया होगा। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हिंदी ग्रंथ अकादमी की 2 किताबें अलग-अलग लिखती है। हालांकि मैंने की में यातायात लागत विचारधारा बताया था, क्योंकि मैंने इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी इसकी पढ़ी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जगदीश सिंह वाली। तो उसमें यातायात लागत विचारधारा लिखा हुआ। अब मैं दोनों ही चीजें आपको बता देता हूं, आप इसको एविडेंस के तौर पर डाल सकते हैं, ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। जैसे एक किताब है ये आर्थिक भूगोल, एच.एम. सक्सेना, अग्रवाल, राहुल सक्सेना और पूजा सक्सेना, हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। इसके अंदर इन्होंने हुवर का जो थियरी दिया उसका न्यूनतम लागत सिद्धांत लिखा है ना, लॉ ऑफ मिनिमम कॉस्ट लिखा है। नीचे इसने ये भी लिखा है कि परिवहन लागत सिद्धांत का परिष्कार करके, परिष्कार का मतलब तो संशोधित होता है, संशोधित करके न्यूनतम लागत सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब आप डाल सकते हैं, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। हालांकि मैंने ये नहीं माना था, मैंने यातायात माना था। अब अगला मैं एविडेंस बताता हूँ। ये किताब औद्योगिक भूगोल है, राजमल लोढ़ा और दीपक महेश्वरी की, जगदीश सिंह की नहीं, राजमल लोढ़ा और दीपक महेश्वरी की। ये भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से निकलती है। इसमें देखो हेडिंग ही यही लिखी है, यातायात लागत विचारधारा हुवर द्वारा प्रतिपादित औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत। स्पष्ट लिखा है द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट स्कूल। और इसमें जब आप इसको पूरा समझोगे ना, इसने लिखा है कि उनके अनुसार उद्योग की स्थिति निर्धारण में परिवहन लागत ही निर्णायक कारक है। इस आधार पर उसने वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थ्योरी के अंदर माना है। ओके, और उसके बाद में जो तुम्हारा कंफ्यूजन है, एक रसिया वाला प्रश्न को लेकर के है। हालांकि आरपीएससी ने उसका जो मैंने आंसर माना था मेरे हिसाब से उससे अलग माना है, फिर भी मैं कहता हूं वो प्रश्न गलत नहीं है, क्योंकि बच्चे जो मेरी की हो सकता है, मेरी की में भी मैंने किसी एक बुक का सहारा लेकर के लिया, तो उन्होंने कुछ अलग अलग बुकों में मैंने ढूंढा तो पाया। जैसे ये है कि रूस में नियोजन प्रदेशों के सीमांकन में किस मुख्य कारक का उपयोग किया जाता है? इसमें आर्थिक कारक माना है। ये कारक सही भी है, क्योंकि देखो एक तो होता है प्लानिंग, वो अलग है, और नियोजन प्रदेश अलग है। प्लानिंग तो सोशल कंडीशंस को ध्यान में रख करके रूस में की थी, लेकिन जब प्लानिंग रीजन बनाए गए तो उसमें आर्थिक फैक्टर को ध्यान में रखा गया था। क्योंकि मैं एक बुक बताता हूं उसमें इसको लिखा हुआ है, ये बुक है, ये प्रादेशिक नियोजन एवं संतुलित विकास, श्रीवास्तव, शर्मा और चौहान की है, वसुंधरा प्रकाशन की बुक निकलती है। उसमें लिखा हुआ है कि रूस में नियोजन प्रदेशों के सीमांकन में आर्थिक प्रादेशिकरण का विशेष महत्व पाया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट बात लिखी है। तब मैं मानता हूं कि ये प्रश्न है वो यहीं से गया है, और मेरे पास इसका ऑब्जेक्शन नहीं है कि मैं इसको सामाजिक के आधार पे ऑब्जेक्शन में डालूं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो तुम्हारा क्वेश्चन है, हाँ, एक बच्चा 84 को लेकर के कोई एविडेंस मांग रहा था कि सर आपने जो की बनाई उसका कोई एविडेंस है क्या 84 में? नियोजन प्रदेशों के सीमांकन संबंधी थिसेन बहुभुज विधि का प्रयोग किसने किया? इसमें जैसे पीटर हेगेट को सही माना है। देखो पूर्ण, मैंने भी पीटर हेगेट बताया था, लेकिन मैंने किस आधार पे बताया ये मैं आपको बता देता हूं। बच्चा यदि इसका ऑब्जेक्शन देना चाहता है,
मेरे पास ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं तो पीटर हैगेट का प्रमाण बता सकता हूँ। इसी बुक के अंदर, ये जो बुक है ना प्रादेशिक नियोजन, इसी बुक के अंदर जब प्रादेशिक नियोजन सीमांकन पढ़ेंगे तो वहां थिशन बहुभुज आएगा और उसके अंदर 2 डायग्राम बनाए हुए हैं। थिशन बहुभुज द्वारा प्रादेशिक विभाजन और एक डायग्राम बनाया हुआ वेन मोदे के आरेख द्वारा देशों में प्रादेशिक विभाजन की अवस्थाएं, नीचे लिखा है पीटर हैगेट। इसका मतलब पीटर हैगेट ने इसको नोट किया है, तो कहीं न कहीं पीटर हैगेट का इससे कोरिलेशन था, इसलिए मैंने आंसर है वो पीटर हैगेट माना था। ओके, उसके बाद में 97वें प्रश्न को लेकर के भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका कोई एविडेंस है। 97वां क्वेश्चन, प्रादेशिक नियोजन में मध्य स्तरीय प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। उस समय मैंने हल्का कंफ्यूजन लिया था, मैंने 2 नंबर माना था, इसी समय आरपीएससी ने 2 माना है। लेकिन कुछ बुकों के अंदर दामोदर नदी घाटी है वो मैसो रीजन के अंदर नहीं आती है। ये आर.एल. सिंह ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया है, आप इंडिया ज्योग्राफी की कोई बुक उठा करके देख लेना। मैंने उस समय भी थोड़ा बहुत आपको डाला था कि आर.एल. सिंह ने दामोदर घाटी को है वो माइक्रो रीजन में बताया है, बल्कि अधिकांश विद्वानों ने दामोदर घाटी को है वो मैसो रीजन में बताया है। इसलिए मैंने ये आंसर सही माना था, आरपीएससी ने भी अभी यही आंसर माना है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। जिसके गलत जा रहा है वो यदि कहीं से जुगाड़ करके एविडेंस डाल सकता है। फिर 103वां क्वेश्चन था, 103वां क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मैंने आंसर की अलग बताई थी, अभी आरपीएससी ने अलग माना है। क्रिस्टालर का जो सेंटर पैलेस था इसमें सिस्टम अप्रोच माना है, जबकि हमने निगमनात्मक बताया था। निगमनात्मक में यहाँ लिखा हुआ था डिडक्टिव, जबकि बुकों के अंदर लिखा हुआ है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव में तो डिडक्टिव में थोड़ा फर्क है। अब यहाँ सिस्टम उपागम सही है, क्योंकि मैं इसका एक एविडेंस देता हूं। एक बुक है मॉडल, ज्योग्राफिकल मॉडल, माजिद हुसैन की बुक है, और उसमें एक चैप्टर चलता है सिस्टम एनालिसिस इन ज्योग्राफी। इंग्लिश मीडियम की बुक है माजिद हुसैन की, सिस्टम एनालिसिस इन ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी में तंत्र विश्लेषण। और तंत्र विश्लेषण ज्योग्राफी में कहां कहां काम लिया जाता है, तो उसमें एक चैप्टर है तुम्हारा सेंटर पैलेस थ्योरी। इसका मतलब सेंटर पैलेस थ्योरी कहीं न कहीं सिस्टम एनालिसिस से जुड़ी हुई है, सिस्टम अप्रोच से जुड़ी हुई है। तो जहां तक मैं समझता हूं आरपीएससी ने ये प्रश्न है वो इस एंगल से लिया होगा। ओके, उसके बाद में 112वां क्वेश्चन है, इसका एविडेंस मेरे पास नहीं है। 112वां क्वेश्चन जो आपका वर्षा वाला माना गया है, इसमें मुंबई की वर्षा 183 मानी है। आप किसी मेटेरियोलॉजिकल साइट से ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, लेकिन वो वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ी कंफ्यूजन करने वाली है कि भाई आपने नगर की वर्षा बताई है तो किस वर्ष की वर्षा बताई है। ये प्रश्न ही गलत बन सकता है। आप इसको आंसर नहीं, इसको प्रश्न गलत डाल करके और ऑब्जेक्शन बना सकते हैं। तो जिनके भी ये प्रश्न गलत हो रहा है वो इस प्रश्न को गलत बनाइए, किस वर्ष की वर्षा के बारे में पूछ रहे हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट 120 को लेकर के विद्यार्थी बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं। 120वां प्रश्न, ग्रामीण नगरीय उपांत को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। देखो मैंने मेरी की में स्पष्ट एंड्रयूज वाला बताया था और वहां मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें एंड्रयूज वाला ये कोई गलत जाएगा। और आप यदि देखना चाहते हो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, देखना चाहते तो मेरा जो वीडियो है आंसर की वाला सेकंड का, उसका आप देख लीजिए। 121वें वाले में भी बच्चे कह रहे हैं कि सर फलाने इंस्टीट्यूट ने वो दिया है वो दिया है। इसमें न्यूनतम प्रभावित उद्योग है प्राथमिक धात्विक उद्योग है। ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक के अंदर स्पष्ट क्लासिफिकेशन किया हुआ है। आप इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी को उठा करके, नहीं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स नहीं, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, उसके अंदर उद्योगों का क्लासिफिकेशन है, उसमें बढ़िया ढंग से मिल जाएगा, स्पष्ट मिलेगा। हो ईंधन एवं शक्ति प्रभावित उद्योग, उसमें 2 कैटेगरी बनाई हुई है, न्यूनतम प्रभावित उद्योग और प्रभावित उद्योग। और न्यूनतम प्रभावित उद्योगों का जो वर्गीकरण किया हुआ है उसके अंदर ये नहीं आता है प्राथमिक धात्विक उद्योग, और इसमें ये बाकी वाले दिए हुए हैं, तो उसको आप देख लेना वहां जाकर के। और जिनके
ज्यादा ही चाहिए कि नहीं सर मुझे तो इसका एविडेंस चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं एविडेंस भी शेयर कर दूंगा आपको। ओके, उसके बाद में अगला 131 का है, तो उसमें ऑल ओवर नहरों की लंबाई उन्होंने मानी है, ऑल ओवर नहरी मार्गों की, जलीय मार्गों की लंबाई मानी है पश्चिम बंगाल। हालांकि उस समय मैंने आसाम बताया था केवल राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग के हिसाब से, बट इन्होंने ऑल ओवर के हिसाब से पश्चिम बंगाल मानी है। तो मे भी आरपीएससी सही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने आर की में माना है वही सही है। उसके बाद में 142वां जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, उसको लेकर के काफी कंफ्यूजन है, हालांकि मैंने भी उस समय इस 142वें प्रश्न को गहराई से नहीं पढ़ा था। कई बार क्या होता है, देखो आरपीएससी से जो की बनती है उसमें तो प्रश्न और उत्तर साथ में उठते हैं, प्रोफेसर की किताब से उठते हैं, तो वो प्रश्न को अलग एंगल, अलग नजरिए से सोच के बनाता है। अब ये जो प्रश्न है, क्रिस्टालर के अनुसार कस्बे के सेवा क्षेत्र का विस्तार कितने किलोमीटर तक होता है? अमूमन सभी आरपीएससी, सभी जो की बनाने वाले थे उसने इसको माना था 6 नंबर सही माना था, सॉरी 4 नंबर सही माना था, यानी 7 किलोमीटर सही माना था, बट आरपीएससी ने 4 किलोमीटर माना है। अब ये पूछ क्या रहा है कि सेवा क्षेत्र का विस्तार, सेवा क्षेत्र का विस्तार 4 किलोमीटर आपका राइट होगा, और आरपीएससी ने सही माना है। आपको कि सर कैसे सही होगा, तो मैं इसका एक एविडेंस बताता हूं आपको। ये रतनलाल जोशी वाली बुक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की नगरीय भूगोल, किसी भी की आप चाहे एस डी मौर्य में से ले लो, आरसी तिवारी में से ले लो, सेंट्रल पैलेस थ्योरी के अंदर ये इंडेक्स आपको मिलती है। आप जो 7 कह रहे हैं ना, वो 2 केंद्रों के बीच की दूरी है, ये है वो बाजार केंद्र के बीच में 7 किलोमीटर आती है। लेकिन ये जो है ना सेवा क्षेत्र, प्रश्न ये पूछा गया है सेवा क्षेत्र का विस्तार, जैसे ये एक नगर है तो इसका सेवा क्षेत्र इसके बाहर का ये एरिया होता है, ये इसका सेवा क्षेत्र है। अब यहां दिया हुआ है सारी किताबों के अंदर 44 वर्ग किलोमीटर। अब यदि हम उसके सेवा क्षेत्र को, वैसे क्रिस्टोलर उसको षटकोणीय मानता है, षटकोणीय के बजाय उसको वृत्त में बदल दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि हम उसके सेवा क्षेत्र को एक वृत्त मान लें और उस वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल 44 वर्ग किलोमीटर मान लें, तो सेवा क्षेत्र का विस्तार का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या या अर्धव्यास, ये यहां से लेकर के यहां तक। अब यदि आप इसको कैलकुलेट करते हैं, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 44, इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो आर 44, सॉरी आर है वो 4 पॉइंट कुछ आएगा, और उसी नजरिए से उसने 4 माना है। यदि आप इसको 4 से सरल करते हैं, 22/7 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4, और 88 मल्टीपल 4/7, 335/7, तो ये जाएगा तुम्हारा 5 और 2, यानी 52 वर्ग किलोमीटर के आसपास जाएगा यदि 4 से करे तो, और ये कितना है 44 है, तो ये इसके लंबसम है। अब इसका मैं अगला एविडेंस देता हूं, एससी बंसल की जो किताब है नगरीय भूगोल, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है विद्यार्थियों, और मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का इससे बढ़िया कोई सोर्स नहीं हो सकता, ये स्पष्ट लिखा है। देखो, इसके अनुसार एक बाजार केंद्र के सेवा क्षेत्र का अर्धव्यास 4 किलोमीटर यानी 2.5 मील होगा। अब ये प्रश्न तो क्लियर हो गया यहां, और ये यही तो पूछ रहा है सेवा क्षेत्र का विस्तार, अर्धव्यास का मतलब सेवा क्षेत्र का विस्तार ही तो है। तो ये प्रश्न यहीं से आपका आया है, और इस प्रश्न का आंसर 4 माना है, वो निसंकोच राइट माना है। उसके बाद में 143वां प्रश्न है, इसको आप डिलीट करवा सकते हैं। 143वें प्रश्न में ब्रह्मपुत्र नदी के दाईं ओर की सहायक नदी नहीं माना है, दिशांग माना है। अब इसमें संकोच और सुबनसिरी तो पहले ही निकल जाएगी। धनसरी का मैटर यह है कि धनसरी 2 है, एक उत्तरी धनसरी है और एक दक्षिणी धनसरी है, एक उत्तरी भी है और एक दक्षिणी भी है। विद्यार्थियों, उत्तरी धनसरी है वो बाएं ओर से, दाएं ओर से आकर के मिलती है, और दक्षिणी धनसरी है वो बाएं ओर से आकर के मिलती है। ओके, और वैसे दिशांग है, एनसीईआरटी ने दिशांग नदी, ये जो दिशांग लिखा हुआ है ना,
ये ब्रह्मपुत्र का ही नाम माना है। अब मैं इसका एविडेंस भी आपके सामने रख दूं। ये एनसीईआरटी की बुक का बता देता हूं मैं। ये बुक है भारत का भौतिक पर्यावरण, क्लास 11th की बुक है। और इस बुक के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में लिखा हुआ है। तो दो तीन चीजें मैं मेंशन कर देता हूं। देखो कि हिमालय के गिरिपद में सिसंग या दिशंग के नाम से निकलती है। तो ये दिशंग और दिशांगु एक ही है इंग्लिश के अंदर देखे तो। फिर अगला देखो, इसके बाएं तट से प्रमुख सहायक नदी दिहिंग धनसिरी दक्षिण, ये आ गया। देखो ये एविडेंस वहां मार दो और आपका धनसरी सही बैठ जाएगा। धनसरी आती है बाएं ओर से, तो ये यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी दाएं ओर में सुबनसरी, कामेंग, मानस और संकोच है, तो वहां दिशंग का, सिसंग का कहीं लिखा हुआ नहीं है, दिशांग का। हाँ दिशांग है, बिल्कुल है, वहां से नदी आती है। वो प्रश्न बिल्कुल सही बनाए। इस प्रश्न में उत्तर चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है, डिलीट हो सकता है, उत्तर चेंज आपका नहीं होगा। तो ये प्रश्न आप यहां से इसका एविडेंस डाल सकते हैं एनसीईआरटी के बेस पे। ये इतने ही क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्शनेबल। और इसके अलावा यदि आपको कोई लगता है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला है, उसके आपको एविडेंस चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। जो मैंने पूर्व में नंबर बताए थे, आपको पता हो तो 83 19 19 54 60 73, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। जिनके भी इंटरव्यू बैच ज्वाइन करना है वो भी आप मैसेज कर दीजिए। जिनके सोर्स चाहिए वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हर संभव हेल्प करूंगा। और बाकी आरपीएससी की आने के, जो रिवाइज की है, आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना क्या है वो परिवर्तन होता है। धन्यवाद।